कुछ इतिहास के पन्नों से हमें पढ़ा जाता है कि भारत की खोज एक पुर्तगाली वास्को द गामा ने 1498 में की थी। लेकिन क्या यही असल इतिहास है या कुछ और ही वजह थी वास्को द गामा की भारत आने की? क्योंकि यह मानना थोड़ा अजीब है कि 1498 से पहले भारत ना हो, जबकि भारत के इतिहास में ही इसके व्यापार विदेशों से होते रहे हैं। चाहे आप मौर्य साम्राज्य या उससे पहले से लेकर आज तक के इतिहास को देखें। तो आइए वास्को द गामा के भारत आने की असल वजह जाने और क्यों कहा जाता है 1498 को हुई थी भारत की खोज। क्या यह सच है या झूठ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वास्को ड गामा के भारत आने से पहले थोड़ा यूरोप का इतिहास देख लेते हैं, जहां यूरोप का एक देश पुर्तगाल है और 15वीं सदी में यहाँ के राजा जॉन थे और उस समय तक जेरूसलम समेत पूरे मध्य पूर्व पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया था। और यूरोप में काफी काम के बाद जॉन के बेटे एडवर्ड, पीटर और हेनरी अपने काम सामंत से बोर होने लगे, तो इन्होंने अपने पिता जॉन से कहा कि हमें कोई खतरनाक या चुनौतियों से भरा काम दिया जाए। उसी समय जॉन का एक सेवक सियोटा यानी कि उत्तरी अफ्रीका के तट से मुस्लिम कैदियों के बदले धन लेकर लौटा था, जो पिछले कई वर्षों से इस्लाम के शासन में था। और अगर सियोटा को पुर्तगाली आक्रमण से परास्त किया जाए तो ये काम एक चुनौती भरा होगा, जबकि सियोटा व्यावसायिक रूप से काफी खास था क्योंकि यह व्यस्त बंदरगाह बाजार था जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही खास था। तो जॉन ने सियोटा पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और ये बात फैला दी कि हम हॉलैंड पर आक्रमण कर रहे हैं और सियोटा पर आक्रमण कर दिया, जिसे 1415 में जीत लिया। इस युद्ध में हेनरी, एडवर्ड और पीटर तीनों ने सेना को लीड किया, लेकिन जॉन को इस युद्ध में जीत के बाद भी आर्थिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण था मुसलमानों का सियोटा के बदले टांजियर बंदरगाह से व्यापार को शुरू कर देना, जिससे सियोटा बंदरगाह खाली ही रह गया। और इसी समय यूरोप में काफी भ्रांतियां फैली हुई थीं, जिसमें से एक ये थी कि अफ्रीका में कहीं अंदर की ओर दक्षिण में एक सोने की नदी बहती है, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए सहारा मरुस्थल में मौजूद मुस्लिम, अरब और बर्बर सेना को हराना पड़ेगा। इस पर जॉन के बेटे हेनरी का विचार था कि ऐसा करना संभव है और जरूरी भी, लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत जोखिम भरा था। और जब जॉन की मौत के बाद हेनरी का भाई एडवर्ड 1433 में राजा बना तो हेनरी को टांजियर पर आक्रमण करने की अनुमति मिल गई और हेनरी युद्ध के लिए चला गया। लेकिन नौसैनिकों के समय पर न पहुंचने से हेनरी को 1437 में हार का सामना करना पड़ा और सियोटा को भी उसे छोड़ना पड़ा। इसी बीच इस्तांबुल पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार मई 1453 में हो गया, जबकि तुर्क सुन्नी मुस्लिम थे और इस तरह यूरोप के पूर्व के व्यापार का पूरा रास्ता मुस्लिम हाथों में चला गया। तो पूर्व की ओर से यानी कि चीन, भारत और पूर्वी अफ्रीका से आने वाला रेशम, मसाले और आभूषण पर अरब और अन्य मुस्लिम व्यापारियों का कब्जा था, जो मनचाहे दामों पर इसे यूरोप में बेचते थे। इससे वेनिस से इस्तांबुल तक बाजारों में चीजों के भाव बढ़ने लगे, जिसकी वजह से यूरोप के शासकों में स्पेनिश और पुर्तगाली शासकों ने पूर्व की ओर के समुद्रिक मार्गों की खोज की इच्छा को बढ़ावा दिया। इसी समय मार्को पोलो मंगोल साम्राज्य होते हुए चीन तक पहुंच गया था और उसे वहां पता चला कि पूर्व में हिंदुस्तान है और उसने वापस आकर अपने साथी को हिंदुस्तान के बारे में बताया। इसके बाद 1419 में वेनिस के निकोलो द कॉन्टी ने अरबी और फारसी सीखी और उसने मुस्लिम व्यापारियों का भेष रखा और अरब होते होते जमीनी मार्ग से 25 सालों तक पूर्व की यात्रा की और भारत पहुंचा और कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की, जिनमें भारत के बंदरगाह पर चीन के बड़े बड़े जहाज आने की घटनाएं शामिल थीं। और इसके बाद निकोलो द कॉन्टी वापस पुर्तगाल लौट गया और उसने हिंदुस्तान के जमीनी मार्ग के बारे में बताया। इसके बाद पुर्तगाल के राजा ने 2 गुप्तचरों को पूर्व की ओर भेजा, लेकिन वो अरब से ही लौट आए क्योंकि उन्हें अरबी और फारसी भाषा नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो इससे आगे नहीं जा पाए। इसके बाद डिएगो केओ को समुद्री मार्ग से अफ्रीका तटों की यात्रा पर भेजा और 1482 में उसने कांगो तक की सफल यात्रा की और उसके वापस लौटने पर स्वागत हुआ और उसे सामंत की पदवी मिली। और एक बार पुनः डिएगो अपनी खोज पर निकल पड़े और 1486 में डिएगो ने नामीबिया तक की यात्रा की। यह जगह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु से 800 किलोमीटर उत्तर में थी और वो अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा मिलने से पहले ही वापस लौट गया और उसके साथ वाला जहाज वापस आ गया, लेकिन डिएगो पेस्टर जॉन की खोज में खुद ही लापता हो गया। यूरोप में प्रचलित भ्रांतियों में से एक ये भी थी कि पूर्व में कहीं एक प्रेस्टर जॉन नाम का राजा रहता है जो ईसाई है और अपार संपत्ति का मालिक है और पुर्तगालियों को भरोसा था कि यह राजा पूर्व का राजा है। इसके बाद पुर्तगालियों ने 1487 में पेरो द कोविल्ला और अफोंसो द पेवा को गुप्त यात्रा पर भेजा और ये दोनों मिस्र में सिकंदरिया और काहिरा पहुंचे। उनमें से पेरो द कोविल्ला अदन, लाल सागर होते हुए कालीकट भारत पहुंचा और उसने भारत के व्यापार और जल मार्गों का बारीकी से अध्ययन किया और वो काहिरा वापस लौट आया और उसकी मुलाकात 2 पुर्तगाली यहूदियों से हुई जिसे पुर्तगाली राजा ने भेजा था और पेरो ने पूरी जानकारी उन दोनों पुर्तगाली यहूदियों को दे दी और पेरो द कोविल्ला दक्षिण की ओर इथियोपिया चला
चला गया और वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से को जानकर लौटना चाहता था, लेकिन वहां के राजा ने पेरो दा कोविल्हा के विश्व ज्ञान को देखकर अपना सलाहकार बना लिया और बाद में पुर्तगाल भेजने का वादा किया। अब यूरोप में देखें तो दोनों पुर्तगाली यहूदियों ने भारत के बारे में जानकारी दे दी, तो पुर्तगाल के शासकों ने 1487 के अगस्त महीने में बर्तोलोमेओ डियास या डियास नाम के नाविक को अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा और वो पहला यूरोपियन नाविक था जो दक्षिण अफ्रीका के तट उत्तमासा अंतरीप के पार पहुंचा। लेकिन इसके आगे बढ़ने पर भयंकर समुद्री तूफान से डरकर वह वापस लौट गया और उसके वापस पहुंचते ही यह सिद्ध हो गया कि अफ्रीका का दक्षिणी कोना है और दुनिया यहीं खत्म नहीं होती है, जैसा कि पहले यूरोपियों का विचार था। इसी बीच राजा मैनुअल ने भारत के लिए 4 नौकाओं वाले दल को भेजा जिसका कप्तान था वास्को द गामा। लेकिन राजा का सबसे खास था तो गामा को ही चुना गया जो पेशे से एक समुद्री लुटेरा था और पूर्व में प्राप्त सारी जानकारियों को समझने के बाद 8 जुलाई 1497 के दिन 4 जहाज लिस्बन से चल पड़े भारत की यात्रा के लिए। ये एक चित्र भी बनाया गया है जब गामा यूरोप से निकल रहा था। इन 4 नावों में से पहली नाव साउ ग्रेवियल थी जिसके प्रमुख नाविक पेरो द अलेंकर थे जो बर्तोलोमेओ डियास के साथ उत्तमासा अंतरीप तक और फिर कांगो तक गया था और डियोगो डियास भी इस नाव पर था जो बर्तोलोमेओ डियास का भाई था और इसी जहाज पर था वास्को द गामा। और दूसरी नाव थी साओ रफेल जिसका कप्तान था वास्को डी गामा का भाई पाओलो द गामा और तीसरी जहाज थी बेरियो जबकि चौथे जहाज पर सामान था। इस तरह इन चारों जहाजों पर लगभग 170 लोगों का बहुत बड़ा समूह था जिनमें मार्थिम अफोंसो कांगो में रहा था और अफ्रीकी बोलियों को जानता था, जबकि कर्नाउ मार्टिन्स अरबी भाषा को जानता था और इन जहाज़ों पर कोई भी महिला नहीं थी। जहाज़ों के चलने के एक सप्ताह बाद 15 जुलाई को वो कैनेडी द्वीपों तक पहुंच गए। उसके बाद धुंध छाने की वजह से जहाज अलग अलग हो गए और इन सभी जहाज़ों को कैप बर्डे में मिलना था, लेकिन 2 जहाज तो वहां 4 से 5 घंटे बाद वापस आ गए। लेकिन गामा का जहाज कई दिनों बाद वापस आया और मिलने के बाद वे सभी एक सप्ताह कैप बर्डे में रुके और वो फिर से 3 अगस्त को यात्रा पर निकल पड़े और 1 नवंबर को सभी जहाज अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से 150 किलोमीटर पहले रुके। और उस समय के बारे में जहाज पर साथ आए लेखक ने लिखा है कि यहाँ के लोगों की चमड़ी का रंग भूरा है, वे सील, व्हेल या हिरण का मांस और वनस्पति की जड़ें खाते हैं और वे चमड़े का वस्त्र पहनते हैं और उनके साथ हमेशा कुत्ते चलते हैं। ये लेखक उस समय की आदिम जनजाति को दर्शाता है। और यहाँ से 16 नवंबर को जहाज निकले और बर्तोलोमेओ डियास के दिए नक्शे से चारों जहाज 22 नवंबर को उत्तमासा अंतरीप पहुंच गए और 16 दिसंबर को सारे जहाज वहां पहुंचे जहां से बर्तोलोमेओ डियास वापस लौट आया था, क्योंकि वहां गामा को डियास का बनाया हुआ क्रॉस दिखा और यहीं तक का रास्ता नक्शे पर था। इसके बाद के सारे रास्ते नाविकों को खुद ही खोजने थे क्योंकि इसके आगे के रास्ते पर कोई नहीं पहुंचा था। इसके बाद चारों जहाज तट के सहारे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े और क्रिसमस का समय आसपास था तो गामा के समूह के लोग जिस तट से गुजर रहे थे उसका नाम नेटोल रखा जिसका पुर्तगाली में अर्थ क्रिसमस होता है। और जनवरी तक ये लोग आज के मोजाम्बिक तक पहुंच गए थे जो पूर्वी अफ्रीका का एक तटीय क्षेत्र है जिस पर अरब लोगों ने हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क के एक भाग के रूप में नियंत्रण कर रखा था। जब ये जहाज यहाँ पहुंचे तो यहाँ के लोगों को पता चला कि ये मुसलमान नहीं है तो गामा को मारने के लिए बढ़े। इससे डरकर वे लोग कीनिया की ओर बढ़ चले। उन्हें पता चला कि कीनिया के मोम्बासा शहर में कई ईसाई रहते हैं तो नाव को तट से दूर रखकर वो मोम्बासा शहर गए। लेकिन जब मोजाम्बिक से खबर आई कि कुछ लोग शहर में घुस रहे हैं जो मुसलमान नहीं है तो उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ के सुल्तान ने योजना बनाई, लेकिन गामा वहाँ से भाग निकला। अब गामा को भारत पहुँचने का रास्ता पता नहीं था तो गामा ने एक छोटी नाव पर आ रहे 4 लोगों को पकड़ लिया और उस नाव के एक बूढ़े मुसलमान व्यापारी ने गामा को बताया कि पास के ही तट पर मालिंदी में भारतीय नाविक रहते हैं। इतना जानने के बाद गामा मालिंदी पहुंच गया और भारतीयों को देखकर उसे लगा कि ये ईसाई हैं क्योंकि वे लोग कृष्णा कृष्णा जप कर रहे थे, जबकि गामा को सुनाई दिया कि क्राइस्ट क्राइस्ट कह रहे हैं। और गामा ने एक भारतीय मार्गदर्शक को काम पर रखा जिसने आगे का मार्ग पुर्तगालियों को बताया और वो सभी 20 मई 1498 के दिन कालीकट केरल आ गए जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर है। कालीकट के राजा समुद्री थे जिसे पुर्तगाली जमोरिन कहते थे। वहां पर नाविकों ने पुर्तगालियों के बारे में जमोरिन को बताया कि बाहर से लोग व्यापार के लिए आए हैं तो जमोरिन उनके स्वागत के लिए संगीत के साथ कालीकट पत्तन आया और गामा ने स्वागत को स्वीकार किया। और जैसे ही गामा राज दरबार में जाने लगा उससे पहले उसे एक मंदिर मिला जहां अंदर उसे एक देवी की मूर्ति दिखी तो पुर्तगालियों को लगा कि ये मरियम की मूर्ति है, यानी कि ईसा मसीह की मां की मूर्ति, क्योंकि यूरोप में यह कथा प्रचलित थी कि पूर्व में पेस्टर जोन के राजा रहते हैं जो ईसाई हैं और उनके पास अपार धन है। ऐसा गामा ने मन में सोचा और वास्तव में वह मंदिर मरियम्मा देवी का था जिसे गामा ईसा मसीह की मां समझ रहे थे। और गामा के साथ आए लेखक ने उस समय के दृश्य का वर्णन किया है कि इस देश के लोग भूरे रंग के हैं,
छोटे कद के हैं और देखने में ईर्ष्यालु लगते हैं और पुरुष कमर से ऊपर कुछ नहीं पहनते हैं, जबकि कुछ लोग बाल बड़े रखते हैं और कुछ सर मुंडवाए रखते हैं और महिलाएं सामान्यतः सुंदर नहीं दिखती हैं। ऐसा कुछ लिखा है गामा की साथाई लेखक ने। लेकिन गामा के साथ व्यापार करने से जमुरीन को रोकने के लिए अरब व्यापारियों ने काफी रुकावटें पैदा की और ऐसे ही कई कारणों के बाद भी गामा ने व्यापार किया और फिर गोवा गया और लगभग 3 महीने तक भारत में रुका और अरबी व्यापारी के साथ युद्ध के चलते गामा वहां से भाग गया और जितने मसाले और सोने को खरीदा उसे लेकर वह पुर्तगाल लौट गया और काफी समय बाद जब वो पुर्तगाल पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया और गामा ने पुर्तगाल के राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हम जो सोचते हैं पूर्व के बारे में कि ईसाई वहां रहते हैं वो गलत है, वहां तो कुछ और ही है। इसके बाद 2 बार और गामा भारत आया था क्योंकि भारत के बारे में अब समुद्री मार्गों की जानकारी पूरे यूरोप तक पहुंच गई थी, जिससे अब आने वाले मिशन भारत में बेस बनाने के पर्पज से आने वाले थे, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। और मैंने इस गामा के बारे में इसलिए इतनी डिटेल में बताया है क्योंकि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज 20 मई 1498 को हुई थी। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए और इसे हमारे देश में पढ़ाया जाना चाहिए क्या, आप विचार जरूर कीजिएगा क्योंकि इतिहास कुछ और है और लोग पढ़ाते कुछ और हैं। तो आपको ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि पूरा भारत इस सत्य को जान पाए, जिससे ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ाना बंद हो जाए। जय हिंद।